हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, मैं आज चाइना एंड जापान का क्वेश्चन करवाऊंगा। आज का क्वेश्चन है दोस्तों 1904-5 की रूस जापान युद्ध के कारण तथा परिणाम को बतलावे। दोस्तों, 1904-5 ईस्वी में जो रूस और जापान के बीच में युद्ध हुई थी, जब विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि यह युद्ध के कारण जो भी उस टाइम एशिया में जो भी साम्राज्यवाद देश थे, जो उपनिवेश थे किसी और देश का, उनमें एक मुक्ति आंदोलन की जोश आई, उत्सुकता आई। इसीलिए इसको काफी महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, रूस जापान युद्ध। क्योंकि रूस उतनी बड़ी शक्ति होते हुए, उतनी बड़ी देश होते हुए, एक छोटे से देश के सामने समर्पण कर देता है, मतलब कि पराजित हो जाता है। दोस्तों, हम बताएंगे इन युद्ध के जो महत्वपूर्ण कारण है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, उनको बताएंगे और इनके परिणाम क्या निकले, उनको रिजल्ट को बताएंगे। दोस्तों, आप अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट करने से थोड़ा एनर्जेटिक फील करता हूं, तो सोचता हूं कि और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग के बीच में लेके आऊं। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, जैसे जानते हैं आप लोग कि रूस जापान युद्ध को आज मैं बताऊंगा। दोस्तों, रूस जापान युद्ध की शुरुआत 1904 ईस्वी में होती है और इसका समाप्ति 1905 ईस्वी में होती है। यह युद्ध होने से पहले जापान ने, जैसे कि 10 वर्ष पहले 1905 के 10 वर्ष पहले जापान ने रूस पर आक्रमण किया था। जापान चीन युद्ध होने के बाद जापान उसके चीन के साथ युद्ध की समाप्ति हुई जापान का, उन्हीं के 10 वर्ष बाद रूस के ऊपर आक्रमण करता है। रूस के ऊपर आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि रूस का जो साम्राज्यवादी नीति था बहुत ही विस्तारित रूप से बहुत ज्यादा फैल रहा था। वो उनसे घबरा करके, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको दबाने के लिए, वो आंग्लो संधि करके अंतिम में वो रूस के ऊपर आक्रमण कर देता है, जो कि काफी सफल आक्रमण उनका होता है। रूस को पराजय होना होता है, पड़ता है। दोस्तों, पहला कारण के बात कर सकते हैं आप मंचूरिया का प्रश्न। मंचूरिया दोस्तों चीन का अंग था, चीन का प्रांत था, जिसपे कि जापान चाहता था कि अपना कब्जा जमाने के लिए, अपना अधिकार रखने के लिए, क्योंकि उन प्रांत से, मंचूरिया से जापान को बहुत ज्यादा फायदा था, बहुत ज्यादा लाभ था, क्योंकि वहां से सोयाबीन का और कच्चे माल का आयात करते थे, इंपोर्ट क्या करते थे। लेकिन जब वहां पे रूस की कब्जा हो गई, रूस का अधिकार हो गया, वहां पे उनको दिक्कतें आने लगी। दिक्कतें इस तरह से आने लगी कि उसको एक तरह से देखे तो बहुत बड़ा बाधा बन गया, क्योंकि वहां पे से जो माल का आयात करते थे वो आयात अब नहीं हो पा रहा था रूस के कारण। अब बात करते हैं दोस्तों हम मंचूरिया के प्रश्न में ही। जब रूस का अधिकार हो गया मंचूरिया के ऊपर, तो जापान काफी क्षुब्ध हो उठे थे, काफी क्रोधित हो उठे थे। वहां पे जो दोस्तों मंचूरिया में चीन के सरकार ने इसको रेलवे लाइन शुरू करने की भी शुरुआती करने का दे दिया था, परमिशन, आज्ञा दे दिया था। इन्होंने रेलवे लाइन का भी काफी ज्यादा विस्तार करने लगा। इनसे जापान को और ज्यादा दुख हुआ इन बात से। और तो और दोस्तों, रेलवे लाइन का तो निर्माण करना ही स्टार्ट किया, प्लस में दोस्तों इन्होंने अपने जहाजी युद्धपोत और सैनिक को भी वहां पे अपने रेलवे लाइन की सुरक्षा कह करके वहां पे अस्थायी कर दिए। और वो बोला गया था कि जब तक विद्रोह का माहौल रहेगा तभी तक रहेगा, विद्रोह समाप्त होने के बाद भी वो अपना सेना को वहां से नहीं हटाते हैं, जो कि जापान को बहुत ही खलता है बात, उनको नहीं पच पाते हैं बात। वो युद्ध के लिए बहुत बड़ा कारण देखा जाता है दोस्तों। एक मंचूरिया का प्रश्न भी है। दूसरा कारण दोस्तों, कोरिया को रूस से खतरा। दोस्तों, कोरिया पे मूलतः जापान का अधिकार था, लेकिन जैसे ही मंचूरिया के ऊपर रूस का अधिकार हुआ, उसी तरह जापान चाह रहा था कि मेरा अधिकार कोरिया के ऊपर हो। लेकिन मंचूरिया पे रूस का अधिकार होने से जापान अंदर ही अंदर डर रहा था, उसको सुरक्षा का भय लग रहा था कि कहीं न हो सकता है मंचूरिया पे शासन करते हुए कहीं कोरिया को भी अपने अधीन न कर ले, कहीं जापान मेरे देश पे भी ना अटैक कर दे। उनको सुरक्षा का के दृष्टि से वो अपने आप को क्या अस्थाई नहीं समझ पा रहे थे। ये दोस्तों, ये भी क्वेश्चन उसके दिल में खल रहा था, ये भी क्वेश्चन को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, कोरिया के खतरा को लेकर के, क्योंकि कोरिया पे वो वास्तविक में अपना अधिकार जमाना चाहता था जापान। अब दोस्तों हम बात करते हैं जापान की ईर्ष्या। जापान की ईर्ष्या दोस्तों इसलिए थी क्योंकि वो मंचूरिया के ऊपर उसका अधिकार हो गया था और वहां पे सैनिक भी अस्थायी कर दिया था, रेलवे लाइन चालू कर दिया गया था, जिस कारण से इसका आयात बंद हो गया था। और पूरी अधिकार होने के बाद रूस जापान आमने सामने हो गई और दोनों में मनमुटाव हो गया। एक कूटनीतिक देश होते हुए भी जापान को ईर्ष्या करना पड़ता है, क्रुद्ध होना पड़ता है और युद्ध की घोषणा करना पड़ता है। दोस्तों, यह भी एक कारण रही। तीसरी कारण दोस्तों आप चौथी कारण ले सकते हैं
आंग्लो जापान संधि, सबसे बड़ा कारण दोस्तों आंग्लो जापान संधि, जिसके बदौलत रूस को पराजय होना पड़ता है। सबसे बड़ी संधि मानी जाती है आंग्लो जापान संधि। आंग्लो जापान संधि दोस्तों 1902 ईस्वी में हुई थी। यह आंग्लो और जापान के बीच में हुई थी, क्योंकि जब जिस टाइम दोस्तों रूस का काफी ज्यादा दबदबा बढ़ रहा था, उस टाइम इंग्लैंड और जापान ये दो देश काफी परेशान थे रूस की विस्तारवादी नीति को देख करके, साम्राज्यवादी नीति को देख करके। ये दोनों उसकी विस्तारवादी नीति को, साम्राज्यवादी नीति को रोकना चाहते थे। तो जिस कारण उन दोनों ने दोस्तों आपस संधि की। यह संधि एक बड़ी ताकत मिली जापान को, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल वकालत करने वाला कोई उसका मित्र नहीं था। 1902 ईस्वी से पहले एक मित्र की सहायता मिली और वहीं से दोस्तों अपना आप को एक योग्य समझने लगा जापान, युद्ध की चुनौती देने लायक समझने लगा। और वहीं से दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिली और रूस के खिलाफ खड़ा होने का शक्ति मिला। तो दोस्तों कहीं देखा जाए तो ये आंग्लो संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। युद्ध के में विजय के कारण माना जाता है इनको, आंग्लो संधि को। अब दोस्तों नेक्स्ट बात सकते हैं मंचूरिया न छोड़ने की इच्छा। नेक्स्ट कारण मंचूरिया रूस की न छोड़ने की इच्छा, मतलब अनिच्छा थी, मतलब इच्छा से वो नहीं छोड़ा। आंग्लो संधि दोस्तों होने के बाद जापान ने रूस को एक मतलब चुनौती दी कि आप मंचूरिया से सैनिक को हटा ले। लेकिन दोस्तों वो अब मजबूर था, क्योंकि दो देश आंग्लो और जापान एक हो चुके थे। इनको रूस काफी भयभीत हो गया था, ये डर गए थे। इनके कारण इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं सैनिक को बाहर कर लूंगा, लेकिन उसकी दिल से इच्छा नहीं थी बाहर करने की। वो एक तरह से ऊपर से मतलब बोला कि बाहर कर लूंगा, लेकिन बाहर करते करते 6 से 7 महीना लगा देते हैं। फिर भी मंचूरिया से बाहर नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सैनिक को ले आते हैं और वहां पे नई नई आधुनिक चीज का मांग करवाते रहते हैं, जो कि जापान को खलता है। जापान को लगता है कहीं न कहीं यह युद्ध की सामग्री को तैयार कर रहे हैं, जिस कारण से जापान भी युद्ध के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हो जाता है और अंततः रूस के विरुद्ध जापान युद्ध की घोषणा 1904 ईस्वी में कर देता है। दोस्तों ये सभी जो आप कारण देखे हैं काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है। कारण और भी है, उतना उसको लेकर नहीं चलना है। जो एग्जाम में आपको लिखना था मोस्ट इंपोर्टेंट कारण, जापान की एशिया लिखना था, मंचूरिया का प्रश्न लिखना था, कोरिया का खतरा लिखना था और आपको लिखना है रूस की मंचूरिया छोड़ने की इच्छा। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कारण आप लिख सकते हैं इसमें, कोरिया का प्रश्न। अब दोस्तों कोरिया का प्रश्न क्यों आएगा इसमें, क्योंकि दोस्तों रूस और जापान दोनों आमने सामने थे कोरिया को लेके। कैसे बताते हैं आपको, क्योंकि कोरिया के ऊपर जापान का पूर्ण रूपेण अधिकार था। लेकिन जब जापान के जो कोरिया के जो राजा और रानी थे उनको बात मतलब कि सही नहीं लग रहा था कि कोरिया के ऊपर जापान का अधिकार हो, जिस कारण से दोस्तों जापान ने आधी रात को राजा के रानी के महल के ऊपर आक्रमण कर दिया और रानी की हत्या कर दी। रानी की हत्या कर दी, राजा का भी हत्या करना चाहा, लेकिन राजा किस तरह से भाग निकला और रूस की सैनिक के संरक्षण में अपने आप को बचाया और रूस की सैनिक ने उसका सहायता किया और उन्हीं के राजा के बदौलत रूस भी अपना हस्तक्षेप कोरिया में करने लगा और दोनों देश आमने सामने हो गया, आमने सामने टकरा गया। रूस और जापान 1894 ईस्वी में एक संधि करनी पड़ी। संधि के तहत आधा कोरिया रूस के ले लिया और आधा कोरिया जापान, दोनों में बराबरी का संधि हो गया, बराबरी का अधिकार दे दिया गया। लेकिन रूस एक विस्तारवादी नीति प्रवृत्ति के देश थे, एक के कूटनीतिज्ञ देश थे। वो सोचते थे, उनको वहां संतुष्टि नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली आधी कोरिया से। उन्हें पूरा कोरिया चाहिए था। वो चाहता था पूरी कोरिया की अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण खुद का हो, खुद का मेरा नियंत्रण हो, मतलब ऐसा उसका था, मेरा नहीं, रूस का था दोस्तों। तो जिस कारण से दोस्तों वहां के लोगों और इधर जापानी लोगों ने आंदोलन कर दिया उनके विरुद्ध इस नीति से घबरा करके, जिस कारण से फिर 1896 में एक संधि होती है। वो संधि के तहत कोरिया को रूस को छोड़ना पड़ता है और पूर्ण रूपेण पुनः फिर से कोरिया जापान के अधीन आ जाता है। दोस्तों ये सभी कारण था रूस जापान युद्ध के होने के। अब यह दोस्तों 1904 में शुरू हुई थी, 5 में यह युद्ध की समाप्ति पेट माउथ की संधि के तहत खत्म होती है। अब जब संधि हुई दोस्तों, तो यह एक कॉमन सेंस की बात है, संधि करना मतलब जो पराजित देश है उस पर मनमाना ढंग से जो मनमाना मनवा लीजिए, क्योंकि वो हारा हुआ देश है। यही होता है दोस्तों। जापान तो जीता था, रूस तो हार गया था। रूस को जो भी उस संधि पेट माउथ संधि के तहत कहा गया सभी को स्वीकार कर लिया गया। मंचूरिया खाली करना पड़ा रूस को भी और जापान को भी, लेकिन कुछ भाग जो था लियो त्यांग या कुछ भाग था चीन का
उस पर अधिकार जापान का रहा। रेलवे लाइन जो भी थी उनसे उनको भी खाली करवा दिया और मतलब पूरी तरह से बेवश कर दिया रूस को वो हर चीज मनाने के लिए जो जापान चाहता था। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रभाव क्या पड़ा रूस और जापान के ऊपर। पहले प्रभाव देंगे रूस के ऊपर। अभी तक दोस्तों ये युद्ध से पहले रूस एक बड़ी विशाल शक्ति के रूप में देखा जा रहा था, एक बड़ी विशाल देश के विशाल सैनिक के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही यह युद्ध में पराजित हुई इनके खोखलेपन का पता चलता है, इनके राजनीतिक खोखलेपन, सैनिक खोखलेपन, आर्थिक खोखलेपन, इनके पर्दाफाश हो जाता है इनका कि इनका जो शक्ति का एक विशाल स्वरूप आदमी देख रहा था, कल्पना कर रहा था, ऐसी कुछ नहीं थी। क्योंकि छोटे देश के सामने उनको हारना पड़ा, जिस कारण से रूस को एक अपमानजनक राष्ट्रीय स्तर पर इसका नैतिक ह्रास होता है, सामाजिक ह्रास होता है। सभी लोग घिन के नजर से देखने, सभी देश घिन के नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि जो इसे समझा जा रहा था वो असल में निकला ही नहीं। ये दोस्तों रूस का एक बड़ा चेहरा सामने निकल के आता है, एक नाकाम चेहरा सामने निकल के आता है। ये बहुत ही शर्मनाक होता है यह युद्ध की हार रूस के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं जापान पे क्या प्रभाव पड़ा। जापान पे दोस्तों ये छोटा सा देश जो किसी कोई कल्पना नहीं कर पा रहा था कितनी शक्तिशाली हो सकती है, इतनी तेज तर्रार हो सकती है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकलता है जापान और अपनी शक्ति का परिचय देता है, अपनी कर्मठता का परिचय देता है, अपनी जो युद्ध सैनिक थे उनकी परिचय देता है और पूरी उस टाइम अपना तिरंगा लहराता है, विजय का तिरंगा लहराता है। और जापान की दोस्तों रूस की भी और जापान की दोनों के आर्थिक खोखलापन हो गया था, क्योंकि युद्ध में काफी क्षति हुई थी, काफी ज्यादा मतलब क्षतिपूर्ति होने के चलते काफी मतलब तंगी आ गया था आर्थिक खोखलापन के। लेकिन दोनों बाद में पूरी धीरे धीरे पूरी कर लेता है। दोस्तों इससे एशिया और भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा दोस्तों एशिया और भारत के ऊपर भी। यह युद्ध के कारण दोस्तों जो उस टाइम एशिया के जो देश उपनिवेशवाद थे, किसी देश दूसरे देश के साम्राज्यवाद थे, सभी में एकता और राष्ट्रीय की भावना आई, राष्ट्रीय एकता की भावना आई। क्यों ना हम सभी इकट्ठा करके अब जो देश दूसरे ऊपर कब्जा किया हुआ उनको बाहर किया जाए। जब चीन जापान जैसे छोटा देश रूस को पराजय कर सकता है तो हम सभी भी इकट्ठा होकर के एकता के साथ हम दूसरे देश को भगा सकते हैं। एक तरह से देखें दोस्तों उस टाइम मुक्ति आंदोलन के रूप में यह बहुत बड़ा पैमाना पे उभर के आया और भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत भी इंग्लैंड के खिलाफ राष्ट्रीय एकता और भावना के साथ भागाना शुरू किया और सभी ने सोचा कि हम सभी जब एक हो जाए तो इंग्लैंड को भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। दोस्तों यह युद्ध विश्व स्तर पे भी बहुत बड़ा भागीदारी निभाई। यह विश्व का महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ये थी दोस्तों, बस इतना ही एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएगा। लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद दोस्तों।